हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको साइंस का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन देखने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने विद आंसर तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको इस कोने में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप डायरेक्ट गूगल पे टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com, वहाँ से भी आप जो इनको डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द कलर ऑफ द सन एट सनराइज इज रेड ड्यू टू। सूर्य जब निकलता है तो उस समय सूर्य का जो कलर है वो लाल होता है, वो किस कारण होता है? तो इसका राइट आंसर है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट, स्कैटरिंग। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज ग्रीन हाउस गैस। इनमें से कौन सी जो गैस है वो ग्रीन हाउस गैस है? तो इसका राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज। आपको इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट बतानी है, तो इसकी ऐसा यूनिट होती है ओम। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, मीनिंग ऑफ सेकंड आर इन 5 RS। जो 5 RS होते हैं उसमें सेकंड आर का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले जो आर आता है इसका मतलब होता है रिफ्यूज, यानी कि मना करना। सेकंड जो आर होता है इसका मतलब होता है रिड्यूस, यानी कि कम यूज करना। थर्ड होता है रीयूज, यानी कि उसको दोबारा से यूज करना। फोर्थ है रीपर्पज, यानी कि उसी चीज़ को जो है किसी और पर्पज के लिए यूज करना। और लास्ट में जब वो बिल्कुल यूजलेस हो जाती है तो उसको दोबारा से रिसाइकल करना। तो इसमें जो सेकंड आर होता है इसका मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं रिड्यूस। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा अपना? राइट। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। जो फॉसिल फ्यूल होता है उसके क्या डिसएडवांटेज हैं, यानी कि उसके क्या नुकसान है, उसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर है पॉल्यूशन इज ए मेजर डिसएडवांटेज ऑफ फॉसिल फ्यूल, यानी कि सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है, जो सबसे बड़ा नुकसान है वो है पॉल्यूशन, यानी कि प्रदूषण फॉसिल फ्यूल के कारण। वेहन बर्न फॉसिल फ्यूल दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड विच कोज ग्रीन हाउस इफेक्ट। जब हम फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को जो है पैदा करती है। द फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जो फॉसिल फ्यूल होते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इनको दोबारा से यूज में नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 6, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट जनरेटर। एक इलेक्ट्रिक बल्ब को 220 वोल्ट जनरेटर से जोड़ा गया है। द करंट इज 0.50 एम्पियर। उसके अंदर जो करंट है वो 0.50 एम्पियर है। आपको पावर बतानी है बल्ब की। तो पावर का फार्मूला होता है V × I। तो V की वैल्यू जो है 220 है, I की वैल्यू है 0.50, मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 वोल्ट, 110 वाट जो इसकी पावर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, वाई डज द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट। जब स्पेस में जाते हैं जो एस्ट्रोनॉट हैं तो उनको आसमान जो है डार्क यानी कि काला क्यों दिखाई देता है जबकि ब्लू नहीं दिखता, यानी कि उनको डार्क दिखता है ब्लू नहीं दिखता, उसका क्या कारण है? तो इसका आंसर देखिए, टू एन एस्ट्रोनॉट द स्काई लुक्स डार्क एंड ब्लैक इंस्टेड ऑफ ब्लू। यानी कि एस्ट्रोनॉट को जो है आसमान डार्क गहरा और काला दिखता है बिकॉज इसका क्या कारण है? नो एटमोस्फियर कंटेनिंग एयर इन द आउटर स्पेस टू स्कैटर सनलाइट। बाहर जो है एटमोस्फेयर नहीं है तो वहाँ पे कोई भी एयर नहीं है जिसके कारण जो लाइट है वो स्कैटर नहीं होती है, यानी कि टकराती नहीं है। सो देयर इज नो स्कैटर्ड लाइट टू रीच आवर आइज इन आउटर स्पेयर, देयर फॉर द स्काई लुक्स डार्क एंड ब्लैक देयर। अगर लाइट नहीं टकराएगी तो टकराएगी नहीं तो हमारी आंखों तक नहीं पहुंचेगी तो जो स्काई है, जो आसमान है वो डार्क गहरा और काला दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक मोटर, ड्राई लेबल्ड डायग्राम एंड राइट इट्स प्रिंसिपल। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है उसका डायग्राम आपको बताना है और उसका प्रिंसिपल भी आपको बताना है। तो डायग्राम हम लास्ट में देखेंगे, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक मोटर होती क्या है। इलेक्ट्रिक मोटर इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ये एक जो है एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है, यानी कि जब हम इसको बिजली देते हैं तो ये घूमता है। इसके अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो यहाँ पे देखिए, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर कार्य करता है। वेयर ए मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड, जब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया जाता है। बाई पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट, जब बिजली देते हैं उसको। ए कोयल ऑफ वायर विच देन इंटरेक्ट्स विद ए परमानेंट मैग्नेट टू प्रोड्यूस रोटेशनल मोशन। यानी कि जब हम बिजली इसको लाइट देते हैं तो जो परमानेंट मैग्नेट है वो प्रोड्यूस होता है और प्रोड्यूस होते ही जो कोयल है वो रोटेट करने लगती है, यानी कि वहाँ पे रोटेशनल जो मोशन है वो क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे वर्किंग की बात करें, वर्किंग की बात करने से पहले मैं आपको यहाँ पे जो इसका डायग्राम दिखा देता हूँ, फिर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्थ साउथ, ये जो पोल है मैग्नेट दिख रही है आपको। यहाँ पे आपका ए पॉइंट है, ये बी है, ऊपर सी है, ये डी है, ये आपको याद रखना है। यहाँ से करंट इस तरीके से पास किया जा रहा है, उधर से करंट वापिस आ रहा है।
यहाँ पे जो है बैटरी जोड़ी गई है, इधर प्लस का साइन है, इधर करंट जाएगा, उधर नेगेटिव का साइन है। यहाँ पे जो के है ये की है यानी कि बटन है ये। यहाँ पे जो एक्स और वाई हैं ये ब्रूसिज हैं जो इसके साथ अटैच रहती हैं। ये जो पी और क्यू हैं ये आपकी स्प्लिट रिंग है। नीचे यहाँ पे देख सकते हैं एक्सल, ये जो घूमने वाला है इसको बोलते हैं एक्सल। तो इस फिगर को ध्यान से देख लीजिए। अब हम जो है बात कर लेते हैं इसके बारे में, इसके वर्किंग के बारे में, कैसे ये वर्क करती है इलेक्ट्रिक मोटर। सबसे पहले देखिए, करंट इन द कोइल ABCD इंटर्स फ्रॉम द सोर्स बैटरी थ्रू कंडक्टिंग ब्रूस X एंड फ्लो बैक टू द बैटरी थ्रू ब्रूस Y। यानी कि सबसे पहले जो करंट है वो A से B में जाता है, यानी कि A से B में, फिर B से C में जाता है, C से D में आता है। और किसके थ्रू जाता है ये सबसे पहले जो है ये स्टार्ट होता है ब्रूस X के थ्रू जो है करंट जाता है और वापस जो है Y के थ्रू वापस आता है। नोटिस दैट द करंट इन द आर्म AB ऑफ द कोइल फ्लोज फ्रॉम A टू B। हम देख रहे हैं कि जो करंट है वो A से B में जा रहा है, इन आर्म CD और C से D में जा रहा है। फ्लोज फ्रॉम C टू D दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू आर्म AB। यानी कि A से अगर B में जाएगा, यानी कि ऐसे जा रहा है करंट A से B में, तो C से D में ये उल्टा आ रहा है, ठीक है, C से D में उल्टा आ रहा है, यानी कि करंट की जो डायरेक्शन है वो दोनों आर्म में क्या है, अपोजिट है। तो यहाँ पे कौन सा जो है रूल लगेगा, यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगेगा। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे जो है डायरेक्शन हो जाएगी, जो फोर्स उत्पन्न हो जाएगा जब इसके अंदर से करंट जाएगा। तो वी फाइंड दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन द आर्म पुल्स इट डाउनवर्ड। ये जब इसमें AB में जो करंट जाएगा तो ये जो इसको डाउनवर्ड जो है पुश करेगी, करंट के कारण ये डाउनवर्ड जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, तो जो AB है वो नीचे की तरफ जाएगी। एंड द आर्म CD पुल्स इट अप, और CD जो ऊपर की तरफ जाएगी। दस द कोइल एंड एक्सल ओ माउंटेड फ्री टू टर्न अबाउट एंड एक्सिस रोटेट एंटी क्लॉकवाइज एट हाफ रोटेशन। और ये जो है आपको पता होगा एक्सल जो होती है बीच में वो फ्री होती है, तो उसमें जो है एंटी क्लॉकवाइज जो है रोटेट घूमना स्टार्ट कर देंगे जब हाफ रोटेशन के लिए, हाफ रोटेशन हो जाएगा। क्यू मेक्स कॉन्टैक्ट विद द ब्रूस X एंड P विद Y। क्यू जो X के साथ कॉन्टैक्ट में है, P Y के साथ है। देयरफॉर द करंट इन द कोइल गेट्स रिवर्स, जो करंट है वो रिवर्स हो जाएगा। एंड फ्लोज अलोंग द पाथ, और ये जो है अब दोबारा से रिवर्स होने के बाद ये अब उल्टा चलना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे चलेगा मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ABCD, अब D से C की तरफ जाएगा, C से B की तरफ, B से A की तरफ, इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। द रिवर्सल ऑफ द करंट आल्सो रिवर्स, जो करंट है वो भी रिवर्स हो जाएगा। और रिवर्स होने के कारण करंट का जो फोर्स एक्टिंग होगा AB और CD के ऊपर, तो AB ऑफ द कोइल दैट अर्लियर पुश अप डाउन, जो पहले जो AB थी जो नीचे की तरफ जा रही थी, अब कहाँ पे जाएगी, ऊपर की तरफ। एंड द आर्म CD प्रीवियसली पुश डाउन, सॉरी पुश अप, जो CD पहले ऊपर की तरफ जा रही थी वो अब नीचे की तरफ चलने स्टार्ट हो जाएगी। लास्ट में देख सकते हैं द कंटिन्यूस रोटेशन ऑफ द कोइल एंड टू द एक्सल। इसी प्रकार ये कंटिन्यूस जो है रोटेशन चलता रहेगा, एक्सल जो है घूमता रहेगा। ये इसकी प्रोसेस है, वर्किंग है। क्वेश्चन नंबर 9 का ये पार्ट है, राइट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपको जो है लाइट का रिफ्लेक्शन का जो है लॉ बताना है। इसका आंसर है द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है सभी के जब पॉइंट ऑफ जो इंसिडेंट है वो एक ही प्लेन में लाई करेंगे। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल आई है वो आर के बराबर होगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये मिरर है, यहाँ से इंसिडेंट रे आई और इधर की तरफ चली गई, ये रिफ्लेक्टेड रे है। यहाँ पे जो एंगल बना ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जो इधर एंगल बना आ रही है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और बीच में आपको ये दिख रहा होगा ये है नॉर्मल। यहाँ पे इस साइड जो है इसमें जो है कोटिंग की जाती है इस तरीके से। अगर आप ऐसे बनाना चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, इसको ऐसे कोट करके, पॉलिश करके। इसी में सेकंड पार्ट, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर C एंड फोकस F ऑफ ए कॉनकेव मिरर, ड्रा द रे डायग्राम टू डिपिक्ट द पोजीशन साइज नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड। यानी कि आपके पास एक कनकेव मिरर, हम आपको नीचे दिखाऊं कनकेव मिरर क्या होता है। उसमें जो है एक ऑब्जेक्ट को C और फोकस F पे रख दिया गया है, तो जो इमेज बनेगी उसके आपको पोजीशन, साइज और नेचर बतानी है क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे जो कनकेव मिरर होता है इस टाइप का मिरर होता है जिसमें इधर की तरफ जो है पॉलिशिंग की जाती है। इसी प्रकार एक कन्वेक्स जो मिरर होता है इस तरीके का, उसमें अंदर की तरफ जो है पॉलिश की जाती है। ये ध्यान रखना आपको। कनकेव मिरर है, यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट को C और F के बीच में रखेंगे तो जो इमेज है वो C से दूर बनेगी, उल्टा बनेगी और बड़ी बनेगी। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं इमेज जो है वो रियल होगी यानी कि वास्तविक होगी, इन्वर्टेड उल्टी होगी, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। क्वेश्चन नंबर इसी का C पार्ट है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर, व्हाट इज द टाइप ऑफ लेंस इज।
फोकल लेंथ आपको निकालनी है, यदि पावर इसकी दे रखी है -2 डायोप्टर, तो किस टाइप का लेंस होगा? तो फोकल लेंथ निकालने का फार्मूला होता है 1/p, तो 1/2 ये आ जाएगा -0.95 मीटर। फोकल जो लेंथ होती है ये मीटर में होती है। ये जो अगर पावर माइनस में है तो ये जो है कनकेव लेंस यूज होगा यहाँ पे, क्योंकि किसके कारण? नेगेटिव फोकल लेंथ है, तो ये कनकेव लेंस है। इसी के ओर में देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, यदि आपको ऊपर वाले अटेम्प्ट करने हैं तो ऊपर वाले कर सकते हैं, या फिर इसी के अथवा में जो क्वेश्चन दिए गए इनको भी आप देख सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन ये है, राइट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये रिफ्रैक्शन है। द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। जो आपकी इंसिडेंट रे होगी, रिफ्लेक्टेड रे होगी, जो नॉर्मल होंगी, सभी जिस पॉइंट पे जो इनसाइड इनकी टकराएंगी वो सभी एक ही प्लेन पे जो है लाई करेंगे, यानी कि सभी का जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वो क्या होगा? सेम होगा। द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर इज कॉन्स्टेंट फॉर द पेयर ऑफ गिवन मीडियम, यानी कि यहाँ पे साइन आई अपॉन साइन आर जो है कॉन्स्टेंट रहेगा, बराबर रहेगा। यहाँ पे डायग्राम इसका देख सकते हैं ध्यान से। ऊपर जो है एयर है जो कि रेयर मीडियम है, नीचे ग्लास है जो डेंसर मीडियम है, यहाँ से इंसिडेंट रे आई, ये जो है जो नॉर्मल है इसकी तरफ थोड़ी झुक जाएगी। क्यों? जब लाइट जो रेयर से जब डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, अगर डेंसर से रेयर की तरफ आती है तो नॉर्मल से दूर चली जाती है। यहाँ पे आप नॉर्मल देख सकते हैं, ये जो एंगल आई, दूसरा जो एंगल आर है, एंगल साइन आई अपॉन साइन आर क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, इसी का सेकंड पार्ट है बी, ड्राई रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस दिया गया है, जब इसी ऑब्जेक्ट को 2f से बियॉन्ड यानी कि पीछे जो है रखा जाता है, तो ठीक है, प्लेस किया जाता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जब इसको 2f से दूर रखा जाएगा तो इमेज यहाँ पे देख सकते हैं उल्टी बनेगी, यहाँ पे आपको दिख रही होगी छोटी बनेगी लेकिन रियल बनेगी। तो यहाँ पे आपको बताना है इमेज कैसी होगी, तो इमेज रियल होगी, वास्तविक होगी, इन्वर्टेड उल्टी होगी, और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। क्वेश्चन नंबर सी, इसी का सी पार्ट है, वाई डू वी प्रीफर ए कन्वेक्स लेंस एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल। जो व्हीकल होते हैं उनमें कन्वेक्स मिरर को क्यों यूज़ करते हैं? कन्वेक्स मिरर क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके के जो मिरर है जिसमें इधर पॉलिश की जाती है, या फिर आपको ऐसे समझ सकते हैं अंदर की तरफ जिसमें जो है पॉलिश होती हैं, उनको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ये मिरर क्यों यूज़ करते हैं? तो इनका यूज़ करने का देखिए कारण दे रखा है यहाँ पे, बिकॉज दे गिव एन इरेक्ट, सीधी, वर्चुअल एंड फुल साइज इमेज बनती है इनके अंदर। यानी कि जो भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, जो दूर के ऑब्जेक्ट है, उनकी जो इमेज बनेगी वो सीधी बनेगी, वर्चुअल बनेगी यानी कि जो आभासी बनेगी, और बड़ी फुल साइज में यानी कि बड़ी बनेगी, विद ए वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, ज़्यादा जो एरिया कवर होगा। नीचे लिख रखा है द कन्वेक्स मिरर्स अनेबल द ड्राइवर टू व्यू मच लार्जर एरिया। कन्वेक्स मिरर में जो है जो ड्राइवर देखता है तो उसको ज़्यादा एरिया जो है दिखता है, यानी कि आसपास का सभी एरिया कवर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, इन राइस, पोटैटोज एंड ब्रेड व्हाट इज मेनली फाउंड। इनमें क्या पाया जाता है? तो इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, तो इसमें बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 11, विच साल्ट इज यूज्ड इन रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। कौन सा साल्ट यूज करते हैं जो वाटर है उसके अंदर से परमानेंट हार्डनेस हटाने के लिए, कठोरता हटाने के लिए? तो इसमें यूज करते हैं सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं। बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ ग्रुप 17 मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यानी कि जो सबसे आउटर मोस्ट जो सेल है ग्रुप 17 में, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग? तो उसमें होते हैं 7। बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल है उसका कलर कैसा होता है? हाउ डज दिस कलर चेंज आफ्टर हीटिंग। गर्म करने के बाद इसका कलर कैसा हो जाएगा? द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल, यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है FeSO4 7H2O। इसका जो कलर होता है लाइट ग्रीन होता है। ऑन हीटिंग, जब इसको गर्म करते हैं, फेरस सल्फेट क्रिस्टल लॉस वाटर एनहाइड्रस फेरस सल्फेट FeSO4 इज फॉर्म्ड। जब हम इसको गर्म करते हैं तो फेरस सल्फेट जो क्रिस्टल होता है इसके अंदर से पानी निकल जाता है, यानी उड़ जाता है, और पीछे क्या बचता है? एनहाइड्रस फेरस सल्फेट FeSO4, यानी कि जो वाटर है वो निकल गया। सो देयर कलर चेंज फ्रॉम लाइट ग्रीन टू वाइट। इसका जो कलर है लाइट ग्रीन से वाइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, 4 सॉल्यूशन दे रखे हैं ABCD। यहाँ पे pH वैल्यू, जो A की जो pH वैल्यू है 8 है, B की pH वैल्यू 6 है, C की pH वैल्यू 13 है, और D की pH वैल्यू है 2। विच सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन,
स्ट्रॉन्गली एसिडिक एंड वीकली एसिडिक एंड वीकली एल्कलाइन। इनमें आपको बताना है कौन सा न्यूट्रल है, स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन है, स्ट्रॉन्गली एसिडिक है, वीकली एसिडिक और वीकली एल्कलाइन है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे पीएच स्केल होता क्या है। पीएच स्केल इज मेजर ऑफ एसिडिटी एंड एल्केलिनिटी ऑफ ए सॉल्यूशन एंड रेंज फ्रॉम 0 to 14। ये जो है एसिडिटी को और एल्केलिनिटी को जो मेजर करता है, जिसकी रेंज होती है 0 से 14। द पीएच ऑफ 7, जो पीएच होगा 7, इसका मतलब क्या होता है, कंसीडर न्यूट्रल, इसको न्यूट्रल बोलते हैं। बिलो 7 इज एसिडिक, अगर 7 से नीचे तो वो एसिडिक है। अबव 7 इज एल्कलाइन, जिसको हम बेसिक बोलते हैं। 7 से ऊपर है तो ये एल्कलाइन है। द स्केल इज logarithmic meaning that each whole number increase or decrease represents a 10-fold increase or decrease in acidic और alkalinity। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन दे रखा है अपने पास A, इसकी pH वैल्यू 8 है तो ये आपका वीक एल्कलाइन। नेक्स्ट जो सॉल्यूशन B है, इसकी pH वैल्यू 6 है तो ये है वीकली एसिडिक। सॉल्यूशन C है, इसकी pH वैल्यू 13 है तो स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन। जो आपका D है, जिसकी pH वैल्यू 2 है, ये है स्ट्रॉन्गली एसिडिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर इज 7 एंड सिलिकॉन एटॉमिक नंबर इज 14, बिलोंग टू ग्रुप 15 इन द पीरियोडिक टेबल। गिव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाई। आपको यहाँ पे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, सिलिकॉन का दिया हुआ है, दोनों जो हैं ग्रुप 15 में बिलोंग करते हैं। तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बतानी है, तो इसका आंसर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज 2,5। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 और 5 होती है, सिलिकॉन की होती है 2, 8, 4। लास्ट में यहाँ पे नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सिलिकॉन, जो नाइट्रोजन है वो सिलिकॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्वेश्चन 16 में फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, डिस्क्राइब विद एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल के साथ समझाएं। तो इसका आंसर है रिएक्टिविटी सीरीज ए लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज्ड इन डिसेंडिंग हाई टू लो ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। यानी रिएक्टिविटी सीरीज एक लिस्ट होती है मेटल की, जिनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, हाई से लो में, उनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग। मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स आर एट टॉप वाइल द लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स एट बॉटम। जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हैं वो टॉप के ऊपर होते हैं और सबसे कम जो रिएक्टिव मेटल है वो बॉटम में होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, हाईली रिएक्टिव मेटल जो है पोटेशियम है, ये सबसे ऊपर है, टॉप है। वाइल द लिस्ट मेटल जो है रिएक्टिव मेटल, ये प्लेटिनम है, ये सबसे बॉटम में होता है। इसी का सेकंड पार्ट है, राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। यहाँ पे रिएक्शन दी गई है, इनमें आपको इक्वेशन बतानी है। तो सबसे पहले दी गई है यहाँ पे आप देख सकते हैं ए, आयरन विद स्टीम, आयरन की जो है स्टीम के साथ रिएक्शन करवानी है। तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा 3Fe प्लस 4H2O, ये रिएक्शन बनेगी Fe3O4 प्लस में 4H2। नेक्स्ट यहाँ पे कैल्शियम की स्टीम के साथ रिएक्शन करवानी है, Ca प्लस में H2O। यहाँ पे देखिए Ca प्लस में 2H2O, ये बनेगा CaOH2 प्लस में H2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करना है। यहाँ पे दे रखा है CH3COOH प्लस में NaCO3। तो रिएक्शन करेंगे तो ये बनेगा CH3COONA प्लस में CO2 प्लस में H2O। नेक्स्ट सेकंड रिएक्शन है Na प्लस में C2H5OH, रिएक्शन करेंगे तो ये बनेगा C2H5ONA प्लस में हाफ H2। नेक्स्ट रिएक्शन है C2H5OH प्लस में हॉट कंसंट्रेशन H2SO4, तो ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी कि इथीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक ए स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन का आपको स्ट्रक्चर बनाना है, इसका पहला पार्ट है। तो बेंजीन की पहली जो स्ट्रक्चर ये है लेविस स्ट्रक्चर, सेकंड जो स्ट्रक्चर ये है हेक्सागोन विद 3 पाई बॉन्ड, नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर ये है हेक्सागोन विद पाई इलेक्ट्रॉन डी लोकलाइजेशन। तो इनमें से आप कौन सी भी जो है बेंजीन की स्ट्रक्चर बना सकते हैं। फिर भी अगर आप बनाना चाहें, प्रीफ्रेंस देना चाहें, तो जो ये बीच वाली है, सेकंड नंबर वाली है, इसको आप बना सकते हैं। बाकी सभी जो है राइट है, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादातर बीच वाली यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट, राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ मिसल्स। मिसल्स के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। ए यूनिक ओरिएंटेशन ऑफ सोप और डिटर्जेंट मॉलिक्यूल इनसाइड द वाटर विच प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ द हाइड्रोफोबिक वाटर फियरिंग पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल विच वाटर इज नोन एज मिसल्स। मिसल्स क्या होते हैं, ये जो डिटर्जेंट और सोप के अंदर एक पार्टिकल होते हैं जो क्या करते हैं, वो बचाते हैं जो भी गंदगी वगैरह हैं, उनको जो कपड़े वगैरह हैं उनसे अटैच नहीं होने देते, और ये पानी के साथ भी इसको अटैच नहीं होने देते। एक तरीके से जो है गंदगी को साफ़ करने में जो है काम करते हैं। मैल वगैरह लग जाता है कपड़ों में, उसको साफ़ करने में यूज़ होते हैं। इसी के ओर में देखिए क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या है, राइट द नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। इन कंपाउंड के आपको नाम लिखने हैं।
पहला कंपाउंड है CH3C डबल बॉन्ड O CH3, दूसरा है CH3CH2OH और लास्ट में है CH3CH2C डबल OH। सबसे पहले वाले की बात कर लेते हैं CH3C डबल बॉन्ड O CH3, तो इसका यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं, इसका नाम है प्रोपेन। सेकंड है CH3CH2OH, इसका नाम है इथेनॉल। और लास्ट में थर्ड नंबर पे CH3CH2COOH, इसका नाम है इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बी में फर्स्ट पार्ट है एक्सप्लेन द एडिशन रिएक्शन विद एग्जांपल। आपको एडिशन रिएक्शन बतानी है एग्जांपल के साथ। इसका आंसर है ए केमिकल रिएक्शन वेयर 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा जो रिएक्टेंट है वो कंबाइन होते हैं और एक सिंगल जो कंपाउंड वो बनता है, इसी को बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल की बात करें 3Fe प्लस में 2O2, इसकी रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे 2 जो रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट हो गए, प्रोडक्ट में हो गए, ये बन गया Fe3O4। इसी में सेकंड पार्ट है मेक स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन की आपको स्ट्रक्चर बनानी है, तो यहाँ पे बेंजीन की स्ट्रक्चर देख सकते हैं। पहली है लेविस स्ट्रक्चर, दूसरी है हेक्सागोन विद 3 पाई बॉन्ड्स, लास्ट में है हेक्सागोन विद पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन। तो इनमें से कौन सी भी आप जो है बेंजीन की स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ज़्यादातर जो है बीच वाले स्ट्रक्चर को प्रीफर करते हैं, तो आप बीच वाली बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 विच हार्मोन इन हैबिट्स द ग्रोथ इन प्लांट। ठीक है, तो कौन सा जो हार्मोन है जो रोकता है ग्रोथ को प्लांट के अंदर, तो ये है एब्सिसिक एसिड। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट, एब्सिसिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 19 विच प्लांट इज रिसेसिव ट्रेट इन पी प्लांट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्हाइट फ्लावर, डी ऑप्शन इसमें राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 इन लेशमेनिया रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय, तो किसके कारण, किससे होता है ये, बाइनरी फिजन से। क्वेश्चन नंबर 21 गेरिगोर मेंडल बिलोंग्स टू विच कंट्री, कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है ये मेंडल, ये करता है ऑस्ट्रिया से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। क्वेश्चन नंबर 22 व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन, ब्रेन का क्या रोल होता है रिफ्लेक्स एक्शन में, तो ब्रेन डू नॉट प्ले एनी रोल इन रिफ्लेक्स एक्शन। ब्रेन जो है रिफ्लेक्स एक्शन में कोई भी हेल्प नहीं करता, इसका कोई भी रोल नहीं होता ब्रेन का रिफ्लेक्स एक्शन में। क्वेश्चन नंबर 23 व्हाट आर द वेरियस पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम होता है सॉरी, इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, राइट देयर फंक्शन, उनके काम लिखने हैं। तो इसका आंसर है द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS इसको बोलते हैं, इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, ये 2 पार्ट से बना होता है। इसका पहला पार्ट है सोमेटिक नर्वस सिस्टम। द सोमेटिक नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉलेंटरी कंट्रोल ऑफ बॉडी मूवमेंट एंड सेशन। जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है जो वॉलेंटरी कंट्रोल है, जिनको हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि बॉडी की मूवमेंट और सेंसेशन। इसमें सेकंड है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द इनवॉलेंटरी फंक्शन ऑफ बॉडी सच एज हार्ट रेट, डाइजेशन एंड ब्रीथिंग। ये जो होता है ऑटोनोमिक जो नर्वस सिस्टम होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है इनवॉलेंटरी जो फंक्शन होते हैं जिनको हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि हार्ट बीट, डाइजेशन और ब्रीथिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ओजोन। ओजोन जो है उसकी क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एडवांटेज ऑफ ओजोन, ओजोन के क्या एडवांटेज है। ओजोन लेयर सराउंडिंग द अर्थ्स एटमोस्फेयर एक्ट एज शील्ड बाय द absorbing the harmful ultraviolet radiation of the sunlight to protect the living organism from the harmful effect of UV rays। देखो ओजोन लेयर क्या है, एक शील्ड है जो अपनी पृथ्वी के चारों तरफ एटमॉस्फेयर में है। ये क्या काम करती है, जो सूर्य से जो लाइट आती है हार्मफुल, जिनको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बोलते हैं, उनको जो है हमको जो उनसे बचाती है। इसके जो भी इफेक्ट हैं आपको पता होगा, अगर डायरेक्ट जो है सनलाइट हमारे शरीर पे पड़ेगी तो बहुत सारी जो है इसके इफेक्ट जो है नेगेटिव पॉइंट होंगे, हमें नुकसान पहुंचाएगी। तो ओजोन लेयर जो है सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को जो है रोकती है। इसमें जो है डिसएडवांटेज की बात करें, ऑन ग्राउंड लेवल ओजोन इज पॉइजनस गैस। ग्राउंड लेवल पे बात करें जो ओजोन है एक पॉइजनस गैस है। क्वेश्चन नंबर 25 हाउ डू वी नो हाउ ओल्ड द फॉसिल्स आर। हम किस तरीके से जानेंगे कि जो फॉसिल्स हैं वो कितने पुराने हैं। फॉसिल्स कैन बी डेटेड बाय द स्टडिंग द लेयर ऑफ रॉक्स इन विच दे आर फाउंड। फॉसिल जो होते हैं जिनको फ्यूल बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल, इसको किस तरीके से डिनोट कर जो है मेजर करते हैं कि कितने पुराने हैं।
तो इनको मेजर करते हैं लेयर्स ऑफ रॉक, जो चट्टानें होती हैं उनकी लेयर के अकॉर्डिंग। साइंटिस्ट यूज ए वेराइटी ऑफ मेथड, साइंटिस्ट जो अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं जिनसे पता चलता है कि ये जो फॉसिल है इतना पुराना है। सबसे पहला है रेडियोमेट्रिक डेटिंग। इन दिस कंपेयर्स द रेशियो ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स इन द सिंपल टू डिटरमाइन इट्स एज। इसमें जो है हम सिंपली क्या करते हैं, जो एलिमेंट होते हैं उनको आपस में कंपेयर करते हैं जो एज है उसकी डिटरमाइन करने के लिए। दूसरा जो तरीका ये है रिलेटिव डेटिंग। इन दिस ऑर्डर फॉसिल्स बेस्ड ऑन द एज ऑफ सराउंडिंग रॉक्स और द स्ट्रेटिग्राफिक रिकॉर्ड्स विच यूज फॉसिल्स टू हेल्प प्लेस रॉक लेयर्स इन क्रोनोलॉजी ऑर्डर। इसमें क्या करते हैं, जो रॉक होती हैं, जो आसपास की रॉक होती हैं उनको क्रोनिकल ऑर्डर में जो है रखते हैं और उसके बाद जो है उसका रिकॉर्ड तैयार करते हैं। उससे हमें पता चलता है कि ये कितने जो है उसकी एज है। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट हैपन्स व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। अगर जो अंडा है अगर वो फर्टिलाइज नहीं होगा तो क्या होगा, व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड देन मेंस्ट्रुएशन ऑक्यूर। जो मेंस्ट्रुएशन है वो स्टार्ट हो जाएगा अगर फर्टिलाइज्ड नहीं होगा एग। क्वेश्चन नंबर 27, ड्राई लेबल डायग्राम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ए नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का आपको जो है डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो नेफ्रॉन का डायग्राम है, वीडियो को पॉज करके या फिर आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ध्यान से यहाँ पे समझ सकते हैं, सभी जो पार्टों के नाम हैं यहाँ पे दिए गए हैं। नेफ्रॉन का ये डायग्राम है, आराम से इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे ये जो नीचे आपको दिख रही है किडनी का सिंबल है। नेक्स्ट इसी में सेकंड पार्ट है, यहाँ पे बस डायग्राम बनाना आपको, तो डायग्राम आप यहाँ पे आराम से समझ सकते हैं। इसका ये डायग्राम होता है नेफ्रॉन का। इसी में सेकंड पार्ट है बी पार्ट है हाउ यूरिन फॉर्म्ड इन ह्यूमन बीइंग। जो आदमी होते हैं उनमें यूरिन कैसे बनता है। यूरिन इज फॉर्म्ड इन द किडनी थ्रो ए प्रोसेस नोन एज यूरिन फॉर्मेशन और यूरिन प्रोडक्शन। यूरिन जो है किडनी में बनता है उस प्रोसेस को बोलते हैं यूरिन फॉर्मेशन या फिर यूरिन प्रोडक्शन। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स 3 मेन स्टेप। यूरिन बनने के लिए इसमें 3 जो है मेजर प्रोसेस होती हैं। सबसे पहली प्रोसेस है फिल्ट्रेशन। ब्लड फ्रॉम द रेनल आर्टरी इंटर्स द ग्लोमेरस ए नेटवर्क ऑफ टीनी ब्लड वेसल्स इन द किडनी। जो ब्लड होता है आर्टरी की सहायता से जो है एक नेटवर्क होते हैं, उस नेटवर्क की हेल्प से जो है हमारी किडनी में प्रवेश करता है। द प्रेशर्स इन द ग्लोमेरुलस forces water dissolved substance and small molecules like urea, uric acid and creatinine out of the blood and into the Bowman's capsule, a small circle-like structure surrounded the glomerulus. glomerulus के अंदर क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है। प्रेशर जब लगता है तो इसके अंदर जो भी आपकी यूरिया है, यूरिक एसिड है और जो क्रिएटिनिन है ये ब्लड से अलग हो जाती हैं और एक जो स्मॉल साक लाइक जो स्ट्रक्चर है जो कैप्सूल है उसमें स्टोर होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है, द फिल्ट्रेट देन पासिस थ्रू ए सीरीज ऑफ ट्यूबुल्स इन किडनी वेयर मोस्ट ऑफ द वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड न्यूट्रिएंट्स दैट द बॉडी नीड्स आर रीअब्जॉर्ब्ड बैक इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जो हमारे शरीर के लिए जो जरूरी चीज़ें होती हैं वो दोबारा से ब्लड में जो है अब्जॉर्ब हो जाती हैं और हमारे शरीर को जो है न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाती हैं। दिस इज एन इम्पोर्टेंट स्टेप टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन आवर बॉडी। इसी से जो है हमारे शरीर के अंदर फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट जो है बैलेंस रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जो है सिक्रेशन। सिक्रेशन का मतलब होता है निकलना। द रिमेनिंग फ्लूइड जो बचा हुआ है फ्लूइड है विच इज नाउ यूरिन, जो कि यूरिन है, इज कलेक्टेड इन कलेक्टिंग डक्ट्स एंड ट्रांसपोर्टेड डाउन टू द ब्लैडर थ्रू द यूरेटर्स। और जो बचा हुआ जो फ्लूइड है वो जो है अपना ब्लैडर जो होता है जिसमें यूरिन स्टोर होता है वो चला जाता है किसकी सहायता से, यूरेटर्स की सहायता से। अलोंग द वे द किडनीज कैन आल्सो सीक्रेट एडिशनल सब्सटेंस इनटू द यूरिन सच एज एन एक्सेस ऑफ पोटेशियम और हाइड्रोजन आयंस टू फर्दर रेगुलेट्स द बॉडी फ्लूइड्स बैलेंस एंड पीएच लेवल। और जो हमारी किडनी होती है उसमें जो एक्स्ट्रा सब्सटेंस होते हैं जो हमारे यूज़ के नहीं होते हैं, जैसे कि पोटेशियम हो गया या फिर ज़्यादा हाइड्रोजन हो जाता है, तो उसको भी जो है बैलेंस करने के लिए इसको ब्लैडर में भेज दिया जाता है जिससे पीएच लेवल और जो फ्लूइड का लेवल है वो बैलेंस रहता है। वंस द यूरिन रीच द ब्लैडर, जैसे यूरिन ब्लैडर में पहुंचता है, इट इज स्टोर्ड अंटिल इट इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द यूरेथ्रा ड्यूरिंग यूरिनेशन। और ब्लैडर में जब तक स्टोर रहता है जब तक इसका जो है एलिमिनेशन यानी कि जो इसकी निकलने की जो है निकलने का टाइम नहीं आता है। यानी कि आपका जो ब्लैडर है अगर वो उसमें ज़्यादा यूरिन स्टोर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो है हमें महसूस हो जाएगा और जो है
यूरेथ्रा के थ्रू जो है ये बाहर पास हो जाएगा। इसी में सेकंड पार्ट यानी कि इसी में और में एक और क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है। और में यहाँ पे ये पार्ट है, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। आदमी के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है, जो हम सांस लेते हैं, सांस लेने की जो प्रक्रिया, उसको आपको उसके मैकेनिज्म को समझाना है। तो इसका आंसर है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग गैस बिटवीन द बॉडी एंड द एनवायरनमेंट। रेस्पिरेशन जो होता है आदमी व्यक्तियों के अंदर एक प्रोसेस होती है जिसमें गैसेज का जो एक्सचेंज होता है इन्वायरमेंट के साथ और बॉडी के साथ। इट इज़ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट इन्वॉल्व सेवरल ऑर्गन्स एंड स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द लंग्स, डायफ्रागम एंड रेस्पिरेटरी मसल्स। ये जो है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन जो हैं काम आते हैं, एंड स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग इसके अंदर जो है लंग्स होते हैं, डायफ्रागम होता है और रेस्पिरेटरी मसल्स होती हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन बिगिंस विद इनहेलिंग एयर थ्रू द नोज एंड माउथ। जो सबसे पहली जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है, जो एयर होती है या आँख और मुंह के द्वारा हमारे अंदर जाती है। द एयर देन ट्रेवल्स डाउन द ट्रेसिया विच ब्रांचेज आउट इनटू द ट्रू ब्रोंस ईच लीडिंग टू वन ऑफ द लंग्स। यानी कि ये जो है ट्रेसिया में पहुंचता है और इसमें जो ब्रांचेज होती है उनकी सहायता से ये हमारे जो है लंग्स जो होते हैं उनमें फेफड़ों में पहुंचता है। इनसाइड द लंग्स जो हमारे फेफड़े हैं, द ब्रोंचेज डिवाइड्स इनटू स्मॉल एंड स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंचिनोइल्स विच इवेंचुअली लीड्स टू टीनी एयर सार्क्स कॉल्ड एल्वोली। जब हमारी इसमें फेफड़ों के अंदर पहुंच जाता है तो वहाँ पे जो छोटे छोटे ट्यूब टाइप जो है तरीके से गुब्बारे टाइप के बने होते हैं टीनी, जिनके अंदर जो है जिनको एल्वोली बोलते हैं। एल्वोली इसमें जो है एयर चली जाती है। द एल्वोली आर सराउंडेड बाई कैपिलरीज विच आर टीनी ब्लड वेसल्स दैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू एंड फ्रॉम द बॉडी सेल। इसमें जो एल्वोली होती हैं ये घिरी होती हैं किससे, कैपिलरीज से। इनमें जो टीनी ब्लड वेसल्स होती हैं ये ट्रांसपोर्ट करती हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी सेल तक। व्हेन ऑक्सीजन इंटर्स द एल्वोली इट डिफ्यूजेज थ्रू द वॉल्स ऑफ एयर सैक्स एंड कैपिलरीज एंड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। और जो एल्वोली होती हैं ये डिफ्यूज कर देती हैं एयर को हमारे जो ब्लड स्ट्रीम है खून के अंदर पहुंचा देती हैं। एट द सेम टाइम और उसी टाइम जो कार्बन डाइऑक्साइड है विच इज़ वेस्ट प्रोडक्ट जो कि खराब प्रोडक्ट है ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म डिफ्यूज फ्रॉम द कैपिलरी इनटू एल्वोली। इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कैपिलरीज से जो है एल्वोली में पहुंच जाती है। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय रेस्पिरेटरी सेंटर इन द ब्रेन स्टीम। जो हमारी सांस लेने की जो प्रोसेस होती है वो कंट्रोल होती है ब्रेन स्टीम में। वेहन द ब्लड नीड्स मोर ऑक्सीजन, यदि हमारे खून को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो द रेस्पिरेटरी सेंटर सेंड्स सिग्नल टू द रेस्पिरेटरी मसल्स। जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है वो सिग्नल भेजता है रेस्पिरेटरी मसल्स को, इंक्लूडिंग द डायफ्रागम एंड इंटरकोस्टल मसल्स टू कॉन्ट्रास्ट। उनको जो है मसल जो है सिग्नल भेजेगा तो जो डायफ्रागम है वो काम करना स्टार्ट करेगा, वो ज़्यादा जो है कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा। दिस कोज द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटीज इंक्रीज, जिससे जो हमारी छाती की जो कैविटी है वो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, यानी कि फूल जाएगा। जो हमारी छाती है जो लेंस है वो फूल जाएंगे क्योंकि उनको ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है। विच इन टर्न डिक्रीज द प्रेशर इन साइड द लंग्स। दिस डिक्रीज इन प्रेशर कोज एयर टू रूस इन टू द लंग्स फिलिंग द एल्वोली विद फ्रेश एयर। और हमारे जो फेफड़े हैं उनके अंदर जो फ्रेश एयर भरेगी। When the body needs to exhale carbon dioxide, the respiratory center sends signal to the respiratory muscle to relax, causing the volume of the chest cavity decrease. जब हमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना होगा तो जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो सिग्नल भेजेंगे रेस्पिरेटरी मसल्स को ताकि वो रिलैक्स हो जाए। रिलैक्स का मतलब होता है कम होना, सिकुड़ जाना। तो सिकुड़ेंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा हमारी जो चेस्ट है उसका। नेक्स्ट है द इंक्रीज इन प्रेशर फोर्स एयर आउट ऑफ द लंग्स एक्सप्लिंग द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकल जाएगी क्योंकि उसके जो है प्रेशर ज़्यादा पड़ गया, क्योंकि हमारा जो लंग्स है वो क्या हो गया, कॉन्ट्रास्ट हो गया, रिलैक्स हो गया। ओवरऑल द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज एसेंशियल फॉर सस्टेनिंग लाइफ, प्रोवाइडिंग द बॉडी विद ऑक्सीजन एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड विच इज वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द सेलुलर मेटाबॉलिज्म। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये जो है प्रोसेस है जो कि ज़रूरी है हमारी बॉडी को ताकत देने के लिए, ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए और साथ ही साथ वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने के लिए।
नेक्स्ट है बी पार्ट में जो पहला है, व्हाट इज लिम्फ्स, लिम्फ्स क्या होते हैं। तो लिम्फ इज ए क्लियर वाटरी फ्लूइड दैट सर्कुलेट्स थ्रू आउट द बॉडी, इट इज़ द पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। जो लिम्फ होते हैं क्लियर साफ और वाटरी जो फ्लूइड होते हैं जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर बहते हैं, ये लिम्फेटिक सिस्टम का एक पार्ट होता है। इसी में सेकंड पार्ट है, बी का सेकंड है, हाउ डज इट फॉर्म, ये कैसे बनता है। लिम्फ इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द स्मॉल ब्लड वेसल्स इन द बॉडी कैपिलरीज फिल्टर फ्लूइड फ्रॉम द टिश्यू स्पेस बैक इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये कब बनता है, ये हमारे जो बॉडी जो ब्लड वेसल्स होते हैं जिसमें छोटे छोटे ब्लड वेसल होते हैं जिनको कैपिलरीज बोलते हैं, ये फ्लूइड को फिल्टर करते हैं और टिश्यू स्पेसिस बैक इनटू द ब्लड, और ये टिश्यू होते हैं दोबारा से जो ब्लड स्ट्रीम में घुल जाते हैं। द फिल्टर्ड फ्लूइड, जो साफ फ्लूइड है, देन मूव्स थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम, और जो साफ फ्लूइड है ये लिम्फेटिक सिस्टम में बहता है। इट इज इवेंचुअली कलेक्टेड इन द लिम्फ नोड, और ये जो है लिम्फ नोड्स के अंदर कलेक्ट हो जाता है, इसी प्रकार ये बनते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर इट्स फंक्शन, इसके क्या कार्य होते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ लिम्फ इज टू ट्रांसपोर्ट इम्यून सेल्स थ्रू आउट द बॉडी। इसका जो मेन काम होता है ये होता है जो इम्यून्स होता है उनको सेल को पूरी बॉडी में पहुंचाते हैं। एंड हेल्प फाइट इन्फेक्शंस एंड डिजीज, और जो इम्यूनी है जो सेल्स होते हैं वो हमें बचाते हैं या फिर वो फाइट करते हैं इन्फेक्शन जो होता है, और जो डिजीज होती हैं उनसे जो है इन्फेक्ट यानी कि बीमारियों से बचाते हैं, उनके साथ लड़ते हैं। इट आल्सो हेल्प टू रिमूव टॉक्सिन्स डिब्रीज एंड अदर अनवांटेड सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी। इसमें ये जो है साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो टॉक्सिक हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है हमारे शरीर को, वो हमारे शरीर से बाहर निकाल देते हैं उनको। एडिशनली लिम्फ्स हेल्प टू मेंटेन फ्लूइड बैलेंस एंड डिलीवर्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू द सेल, और साथ ही साथ जो लिम्फ होते हैं ये फ्लूइड का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करते हैं, और जो न्यूट्रिएंट होते हैं जो नेसेसरी होते हैं उनको सेल तक पहुंचाते हैं। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही साथ आप मुझे CFC की फुल फॉर्म बताएं कि CFC का मतलब क्या होता है। नॉर्मल सा क्वेश्चन आपको पता होगा, आपने सुना भी होगा। CFC क्या होता है, जरूर इसकी फुल फॉर्म जो कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो, आपको कुछ हेल्पफुल लग रही हो तो लाइक ज़रूर करें और एक जो है कमेंट करें। साथ ही साथ यदि आपको और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करवाऊँगा। यदि आपको और भी सोल्ड क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने विद आंसर तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस कोने में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट गूगल पे टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com, वहाँ से भी आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।